क्लास 10th चैप्टर पावर शेयरिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेल्जियम और श्रीलंका दो देशों की केस स्टडीज़ बताई थी, जिसमें कि डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो थे उनके बीच में डिस्प्यूट्स थे अपने अपने डोमिनेंस को लेकर उनके बारे में। फिर मैंने उसमें आपको बताया कि कैसे जो बेल्जियम था उसके गवर्नमेंट ने कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए। इसलिए अमेंडमेंट्स किए उन्होंने ताकि जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कोई डिस्प्यूट ना रहे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही प्रूडेंशियल वे अपनाते हुए उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का फ़ैसला किया, और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने से एक बहुत ही बेहतर जो आउटकम्स थे वो वहाँ पर देखने को मिले, जिसके कारण कि जो बेल्जियम नाम का देश था वहाँ पर बाद में उसकी जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बनाया गया, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके डिसीज़न जो थे वो बहुत बेहतर आउटकम्स वाले थे, जिसके कारण कि वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 59% जो थे वो डच स्पीकिंग थे, 40% जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, रिमेनिंग जो 1% थे वो जर्मन स्पीकिंग थे। जबकि ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी वहाँ पर 80 और 20% का रेशियो था वहाँ की पॉपुलेशन में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों के लिए। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को लेकर एक इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर बनाई, जिससे कि वहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था जो है उन्होंने पेश की, जिसके कारण कि वहाँ जो डिस्प्यूट्स थे आपस में उन लोगों के वो समाप्त हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कैसे एक्मोडेट किया। एक्मोडेट का मतलब होता है, एक्मोडेशन वर्ड है, एक्मोडेशन का मतलब होता है ए प्लेस फॉर समबडी टू लिव और स्टे, यानी कि एक ऐसा स्थान जो किसी भी समुदाय, किसी भी समूह के लिए या किसी के लिए भी रहने योग्य हो, यानी कि जहाँ की जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हों, यानी वहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, कोई झगड़ा ना लड़ाई ऐसा। तो इस तरह से एक्मोडेशन इन बेल्जियम देखते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ बाय रिकॉग्नाइजिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। यानी बेल्जियन लीडर्स ने क्या किया कि उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को देखते हुए एक डिफरेंट पाथ जो था उसको रिकॉग्नाइज किया। बिटवीन 1970s एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स, और उन्होंने 1970s और 1993 के बीच उन्होंने 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए, यानी कि अपने संविधान में सुधार और संशोधन जो थे वो किए। और बेल्जियम जो था वो 1830s में इंडिपेंडेंट हुआ था। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती थी, यानी कि डाइवर्स कल्चर के लोग जो हैं वो वहाँ रहा करते थे। बाद में जो है वो लैंग्वेजेस को लेकर भी कुछ जो डिस्प्यूट्स थे वहाँ देखने को मिले। तो सम आर द अरेंजमेंट्स which the Belgian leaders work out to enable everyone to live together within the same country। यानी कुछ उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की जिनके कारण कि यानी बेल्जियन लीडर्स जो थे उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अपने देश में की कि उनके कारण एक देश में जो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे वो सेटिस्फाइड होकर एक साथ रह सकते थे। तो क्या थी वो व्यवस्थाएं हम देखते हैं। नंबर 1 था कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स
शाल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी वहाँ के संविधान में ये प्रेस्क्राइब किया गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स गवर्नमेंट में हो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, क्या हो कि उनकी संख्या जो है वो इक्वल हो, यानी उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. और उन्होंने क्या किया कि कुछ स्पेशल लॉज बनाए जो वहाँ रिक्वायर्ड थे. क्यों रिक्वायर्ड थे? कि वहाँ पर जो मेजोरिटी मेंबर्स थे फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी प्रत्येक जो लिंग्विस्टिक ग्रुप था उनको सेटिस्फाई करने के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए. थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली, यानी कोई भी कम्युनिटी जो थी वहाँ पर उसको एक तरफा निर्णय लेने का अधिकार नहीं था. इस प्रकार का जो एक बेस्ट वे था वो उन्होंने एडॉप्ट किया. सेकंड था उनका जो अरेंजमेंट था वो था कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो राज्य सरकारें होंगी, आपको मालूम ही है कि वहाँ पर फ्लेमिश और वेलोनिया दो रीजन्स थे. तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो सबऑर्डिनेट नहीं थी बल्कि वो इंडिपेंडेंट थी, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी. मोर पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उनको भी बहुत सारी पावर थी, हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की तो अपनी पावर्स थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जो उनके स्टेट्स थे उनको भी और अधिक पावर्स दे दी. ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि टू रीजन्स थे वहाँ पर. कौन कौन से? फ्लेमिश एंड वेलोनिया, टू रीजन्स थे. तो थर्ड अरेंजमेंट उन्होंने क्या किया वहाँ पर कि ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स मीन्स कैपिटल सिटी था वो बेल्जियम का, और वहाँ पर जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे वे अलग अलग परसेंटेज में थे. एक कम्युनिटी जो थी वो 80% थी और दूसरी 20% थी. तो उन्होंने क्या किया कि उनकी ब्रुसेल्स जो सिटी थी उसमें उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, इन विच बोथ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. जहाँ पर यानी लिंग्विस्टिक परसेंटेज के बेसिस पर उन्होंने क्या किया कि दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कर दिया, जिसके कारण कि दोनों कम्युनिटीज़ जो थी वो सेटिस्फाई हो गई. फोर्थ अरेंजमेंट उन्होंने क्या किया कि एट पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. अब उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने दो तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई, यानी स्टेट्स, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स थी. स्टेट गवर्नमेंट को बहुत अधिक पावर्स दी. उसके बाद उन्होंने क्या किया, थर्ड जो था कि उन्होंने ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी था उसके लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं की. डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया. एंड फोर्थ अरेंजमेंट उन्होंने क्या किया कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट. अब उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई. इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई थी, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जिसमें कि जो प्रत्येक भाषा बोलने वाले लोग थे वहाँ पर उन सभी को जो है वो सेटिस्फाई किया गया. डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग. नो मैटर वेयर दे लिव, यानी यहाँ पर ये मैटर नहीं करता था कि वे कहाँ रहते हैं, बल्कि मैटर ये करता था कि वो सभी सेटिस्फाइड हो. द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. और इस गवर्नमेंट का जो पार्ट था उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के जो कल्चर हैं, जो उनकी एजुकेशन है और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे और उनको उनके लिए जो है वो काम करेंगे. तो बेल्जियम मॉडल हैज़ वर्कड वेल. बेल्जियम का ये जो मॉडल था वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था. सो फार विच अवॉइडेड सिविक स्ट्राइफ, जिसने कि वहाँ पर अलग अलग गुटों के बीच जो संघर्ष था उसे ख़त्म कर दिया था. एंड कंट्री रिमेन्स यूनाइटेड, और उनका देश जो था वो एक हो गया था.
Brussels was chosen as the headquarter of the European Union from the very beginning। और बहुत पहले ही क्या हुआ था कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी था उसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया। तो इस तरह से जो बेल्जियन मॉडल था वहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई भी कम्युनल डिस्प्यूट वहाँ पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही प्रूडेंशियल वे में यानी कि समझदारी पूर्ण निर्णय लेते हुए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इक्वल पार्टिसिपेशन के बेसिस पर अरेंजमेंट किए, जिससे कि कोई भी डिस्प्यूट वहाँ नहीं रहा। लेकिन श्रीलंका की जो केस स्टडी थी उसमें देखने को मिलता है कि वहाँ जो डिस्प्यूट्स थे वो वहाँ की गवर्नमेंट ने ही क्रिएट किए थे। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि वहाँ पर जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो कौन कौन थे। जैसे जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन थी, सिनला कम्युनिटीज़, जो कि 74% लैंग्वेज बोलते थे। वहाँ हुआ क्या कि मेजॉरिटेरियनिज्म जो मेज़र था उन्होंने अपनाया। यानी वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद। तो मेजॉरिटेरियन कौन थे वहाँ पर, जो कि सिनला स्पीकिंग थे। टोटल पॉपुलेशन में उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी 74%। तो उन्होंने क्या किया कि मेजॉरिटेरियनिज्म इज़ ए कंसेप्ट, ये एक अवधारणा थी, यानी बहुसंख्यकवाद। अब इज्म ISM जहाँ लगा होता है, इज्म मीन्स होता है वाद, और वाद मीन्स क्या होता है कि अपने आप में ही विवाद होता है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब वहाँ की जो बहुसंख्यक सिनला कम्युनिटी थी उसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ एडॉप्ट की उसके कारण वहाँ पर विवाद शुरू हो गए। तो मेजॉरिटेरियनिज्म इज ए कंसेप्ट विच सिग्निफाइज अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। यानी कि जो बहुसंख्यकवाद की अवधारणा है, अगर हम उसकी व्याख्या करें तो हमें पता चलेगा कि किसी देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, अगर वो अपने आप को एबल मानने लगती है उस देश पर शासन करने के लिए कि वो अपने तरीके से शासन करे, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। इससे क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी विशेज़ और उनकी नीड्स जो हैं वो डिसरिगार्ड होती हैं, जो कि डिस्प्यूट का एक बड़ा कारण बनता है। यही श्रीलंका में भी हुआ। तो श्रीलंका में क्या हुआ कि 1948 में श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट होने के बाद जो सिनला कम्युनिटी थी उन्होंने स्टैब्लिश किया अपना डोमिनेंस वहाँ की गवर्नमेंट पे, और उन्होंने मेजॉरिटी के बेसिस पर उनको प्रेशराइज किया कि हमें प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक फॉर्मल एक्ट आता है 1956 में। 1956 का जो एक्ट था उसमें क्या हुआ कि एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिनला, यानी इस एक्ट में सिनला जो था उसे रिकॉग्नाइज किया गया एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि सिनला लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। थस डिसरिगार्डिंग तमिल, जिसके कारण कि तमिल जो था, तमिल भाषा जो थी, या तमिल भाषा को बोलने वाले जो लोग थे उन्हें ऐसा लगा कि हमारा डिसरिगार्ड हुआ है। और पहले से ही चला आ रहा जो हाईली एजुकेटेड तमिल कम्युनिटी था, कहीं ना कहीं उनको डिसरिगार्ड इसलिए भी फील हुआ कि वो लोग हाईली एजुकेटेड रहे, और सिनला कम्युनिटीज़ के लोग जो थे वो एजुकेटेड नहीं थे। पहले से ही ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तमिल जो स्टूडेंट्स होते थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेजॉरिटी बेसिस पर जब उनको प्रेफरेंस दिया जाने लगा तो कहीं उनके अंदर जो फीलिंग थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई। तो 1956 का जो एक्ट था उसने इस डिस्प्यूट को और अधिक बढ़ा दिया, और वो था कि सिनला लैंग्वेज जो लोग बोलते थे उनकी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। तो फिर क्या होता है कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपने आप को कहीं एलिनेट फील करने लगे। द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़। अब वहाँ की जो सरकार थी उसने कुछ ऐसी नीतियाँ जो हैं उनको फॉलो किया जो कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ थी, यानी कि उनको प्रेफर किया जा रहा था सिनला कम्युनिटीज़ को। दैट फेवर्ड सिनला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि सरकारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो एप्लीकेंट्स थे उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था, उनको प्रेफर किया जा रहा था।
ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, और ये सब कुछ उनके संविधान ने निर्धारित किया था, दैट द स्टेट शॉल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म, और वो प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे थे उनके धर्म, बौद्ध धर्म को। तो इस तरह से ये सारी जो बातें थी ये बेसिक डिस्प्यूट का कारण बनी। तो इससे क्या हुआ कि ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग श्रीलंकन तमिल्स, और इससे वहाँ की सरकार ने जो मेजर्स एडॉप्ट किए थे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ के द्वारा, धीरे धीरे वे श्रीलंकन तमिल्स में फीलिंग ऑफ एलिनेशन का एक बड़ा कारण बने। फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब अलगाव का एक भावना उनके मन में आ गई थी, जो एक बड़ा कारण बना। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Simla leaders were sensitive to their language and culture. अब उन्हें ऐसा लगने लगा था और उन्हें ऐसा विश्वास हो गया था कि कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बौद्ध जो धर्म को मानने वाले सिन्हला लीडर्स थे, वे सभी उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर संवेदनशील नहीं है। द रिलेशन बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज बिकेम स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, और समय जैसे जैसे व्यतीत हुआ दोनों कम्युनिटीज़ के बीच के जो संबंध थे वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। उसके बाद क्या होता है कि जो तमिल कम्युनिटीज़ थे उन्होंने अपना स्ट्रगल जो था वो फॉर्मली स्टार्ट किया। तो द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी 1956 में जब एक्ट आ गया और उसके बाद सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर वहाँ रिकग्नाइज़ किया गया, तो ये बात जो थी वो तमिल्स को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहले से ही चले आ रहे जो हाईली एजुकेटेड लोग थे, जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें यानी रातों रात तो वो उस भाषा को नहीं सीख सकते थे, तो उन्हें अपनी जो सरकारी नौकरियां थीं वो गंवानी पड़ी। कॉलेजेस में इस तरह की बात हुई कि जो स्टूडेंट्स थे उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो इस तरह की जो का माहौल जो था वो वहाँ पर देखने को मिला। तो द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा अपना संघर्ष जारी रखते हुए कि तमिल भाषा को भी क्या करना चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी, और उन्होंने क्या किया कि उसके साथ ही प्रादेशिक स्वायत्तता की बात की, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और उन्होंने कहा कि शिक्षा और नौकरियों में हमें समान अवसर दिए जाने चाहिए। बट देयर डिमांड वॉज रिपीटेडली डिनाइड, लेकिन वहाँ की जो सरकार थी उनकी मांग को निरंतर खारिज कर रही थी। तो ये एक बड़ा कारण बना वहाँ पर डिस्प्यूट का तो और एलिनेशन का, तो ये एक बड़ा कारण बना। और उसके बाद शुरुआत में तो 1970s तक वहाँ जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बहुत ही पीसफुल हुए, और जो भी डिमांड्स उन्होंने रखी जिन भी प्लेटफॉर्म से वो बड़ी ही पीसफुल रही। लेकिन बाय द 1980s क्योंकि रिपीटेडली डिनाइड हो रही थी उनकी डिमांड्स, तो क्या हुआ कि बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी वहाँ पर लगभग 25 ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो पॉलिटिकली इस्टेब्लिश हो गए थे तमिल कम्युनिटीज़ से, लाइक LTTE। उनमें से एक सबसे जो मुख्य था उसका नाम था LTTE। LTTE जो है उसका पूरा नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिबरेशन का मतलब यानी लिबर्टी से रिलेटेड है कि तमिल लोग जो थे वो आज़ादी चाहते थे। टाइगर्स वे अपने आप को बहुत बहादुर के तौर पर समझते थे। ऑफ तमिल ईलम, तमिल ईलम का मतलब कि तमिलों के रहने के लिए एक सेपरेट स्टेट, तमिल भाषा में स्टेट को ईलम कहा जाता है। तो उन्होंने क्योंकि हमेशा से ही श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ पर तमिल लोग रहते थे शुरुआत से ही, तो उस पार्ट को उन्होंने क्या किया कि उस स्पेसिफिक जो रीज़न था उसकी ऑटोनॉमी जो है उन्होंने की मांग उन्होंने सरकार के समक्ष रखी थी। तो इस प्रकार से LTTE नाम का जो संगठन था वो बहुत ही प्रभावशाली वहाँ पर रहा, और इस संगठन के जो हेड थे उनका नाम था वेलू पिल्लई प्रभाकरन। तो इनके लीडरशिप में जो है वो ये जो आंदोलन था ये काफ़ी हिंसक हुआ, और
दुनिया भर में रहने वाले जो तमिल कम्युनिटीज़ के लोग थे, वो उनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे और फंडिंग भी कर रहे थे, जिससे कि उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर जो नेटवर्किंग थी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, उसको प्रॉपर किया, क्योंकि फंड जो था वो उनको दुनिया भर के देशों से मिल रहा था, जो तमिल कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ रहते थे, तो उनसे उनको फंड मिल रहा था, जिससे कि उन्होंने वहाँ पर सारा जो एक प्रॉपर सिस्टम था, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके अपने इस्तेमाल के लिए, उस व्यवस्था के लिए उसको प्रॉपर किया, दुरुस्त किया। और इस तरह से क्या हुआ कि LTTE जो थे, उन्होंने 1980s से जो उनका आंदोलन था उसे हिंसक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जल्दी ही ये जो संघर्ष था ये सिविल वार में बदल गया, और ये श्रीलंका का, यानी श्रीलंका की जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ थी वहाँ की गवर्नमेंट की, उनके कारण क्या हुआ कि एक सिविल वार का जन्म हुआ, और दोनों कम्युनिटीज़ जो थी उनके बीच में सिविल वार जो है वो शुरू हो गया। तो इस तरह से 3 डिकेड्स तक उनके देश में ये सिविल वार जो था वो जारी रहा, जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ के थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो मारे गए। और उसके अलावा क्या हुआ कि जो इसके रिज़ल्ट्स थे वो जो रिज़ल्ट्स थे वो बहुत ख़राब थे, जिन्होंने बहुत ख़राब अनुभव जो है वो दिया दोनों कम्युनिटीज़ को। तो रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रगल, द सिविल वॉर रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़, यानी इस गृह युद्ध का जो परिणाम था उसमें हज़ारों की संख्या में दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मारे गए। द सिविल वॉर ऑल्सो कॉज द टेरेबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इस गृह युद्ध के कारण जो है वो उस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन जो है उसमें बहुत ही एक डरावना कारण बना ये युद्ध जो था। और सिविल वार होता क्या है, एक ही देश में रहने वाले 2 कम्युनिटीज़ जब आपस में लड़ते हैं, और वहाँ तो सशस्त्र युद्ध हो रहा था ये, तो जो था कि इसके जो सेटबैक थे वो काफ़ी टेरेबल थे। मेनी फैमिलीज़ वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, और बहुत सारे परिवारों को ये कहा गया कि आप देश छोड़कर चले जाइए, एज रिफ्यूजीज, एंड लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिवलीहुड, क्योंकि और बहुत से लोग जो थे उनमें से वे अपनी आजीविका खो चुके थे, क्योंकि 3 डिकेड्स तक ये लड़ाई जो है वो जारी रही, और कुछ लोगों को ये कहा गया कि आप लोग देश छोड़कर चले जाइए। तो रिफ्यूजीज़ का मतलब कि एज रिफ्यूज़ लेने दूसरे देशों में चले जाइए, जो कि सडनली एक अच्छी बात नहीं थी, और उसके जो भी दूरगामी परिणाम थे वो अच्छे नहीं थे। तो इस तरह से श्रीलंका ने जो मेजोरिटेरियनिज्म नाम की जो पॉलिसी अडॉप्ट की, वो वहाँ पर गृह युद्ध का कारण बनी। तो आपने दोनों देशों की केस स्टडी को पढ़ा, मैंने आपको बेल्जियम का एकोमोडेशन समझाया, मैंने आपको मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में बताया। तो दोनों देशों की केस स्टडी देखकर पता चलता है कि एक देश जिसने बहुत ही समझदारीपूर्ण निर्णय लिया और अपने गवर्नमेंट को वहाँ रहने वाले जो डिफरेंट कम्युनिटी और कल्चर वाले लोग थे उनके हिसाब से उन्होंने एकोमोडेट किया, और दूसरे ने क्या किया कि मेजोरिटेरियनिज्म नाम की पॉलिसी को प्रेफर किया, जिसके कारण कि वहाँ गृह युद्ध हुआ, और दूसरा देश जो था वो प्रॉस्परस हुआ और अच्छे निर्णय के लिए वर्ल्ड में जाना गया। तो अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ 2 कंट्रीज़, क्या जो है वो कंक्लूजन निकलता है दोनों देशों की कहानियाँ देखकर। तो इन बेल्जियम, पहले हम देखते हैं कि बेल्जियम जो है उसका क्या कंक्लूजन रहा। द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स, यानी बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाई रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट, कि वहाँ पर रहने वाले जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं उनका रिस्पेक्ट, उनकी फीलिंग, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि वे सभी खुश रहें और एक साथ रह पाएँ, जिससे कि देश खुशहाल बने। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका शोज़ अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल देखने को वो मिला वो काफ़ी कंट्रास्ट था, बिल्कुल अलग था।
इट शोज अस दैट, इसने क्या प्रदर्शित किया कि इफ़ अ मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स, कि अगर एक मेजोरिटी कम्युनिटी अगर फोर्स करती है तो इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स, इसका प्रभाव जो है वो अन्य लोगों पर पड़ता है, जैसे कि सिनला कम्युनिटीज़ के फोर्स करने का प्रभाव तमिल कम्युनिटीज़ पर पड़ा, एंड रिफ्यूजेज टू शेयर पावर, और इससे क्या होता है कि पावर शेयरिंग जो है वो प्रभावित होती है। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और इससे क्या होता है कि जो देश की एकता है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था।